आप वोट लेने के चक्कर में आप ना हिंदू की बात करते हो, ना मुस्लिम की बात करते हो, ना हिंदुस्तान की बात करते हो। आप सिर्फ वोट की बात करते हो कि हमें वोट कैसे मिल जाए और कैसे हम सत्ता बना लें। आपको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति से कोई मतलब नहीं है आपको। हिंदुस्तान की सिर्फ आपको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। कह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। ओके गॉट इट सर, रुकिए आप मेरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव मुसलमानों को डराए, आप मुसलमानों को डराए तो आप भला कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कहे कि हिंदुत्व के लिए सब लोग एक हो जाओ तो ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सबको डरा रहे हैं, काटने की राजनीति कर रहे हैं। अरे पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं, हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं भाई, ये पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं, हर व्यक्ति को डरा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सबको डरा के वोट देना चाहते हैं, सबको हर तरीके से डराना चाहते हैं। मुसलमानों की सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली है, मुसलमानों को कोने में धकेल दिया है, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुसलमान को ये लोग खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, खोलते तेल में जो है तल जाएंगे। आप अरे तो आप डरा रहे हैं ना मुसलमानों को, आप डरा रहे हैं ना मुसलमानों को। मैं आपसे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। संगीत रागी जी आवाज कम कीजिए, अनुराग भदौरिया जी की आवाज कम कीजिए और संगीत रागी की आवाज ऊंची कीजिए। संगीत रागी, मैं यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर आपका भाषण नहीं सुनने आई हूँ, समझ गए आप? आपका भाषण नहीं सुनने आई हूँ मैं पत्रकारों पर। कोई जरूरत नहीं है हमें ज्ञान देने की। आप अपनी पार्टी देखिए और अपने प्रवक्ताओं को संभालिए और अपनी आइडियोलॉजी को संभालिए। मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो आरोप लगाना है पड़ोस में लगाइए, मैं सवाल पूछूंगी और कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता है सवाल पूछने से। संगीत रागी, कटोगे तो बटोगे, डराने की कोशिश है हिंदुओं को, सरकार आपकी है, हिंदू क्यों डरना चाहिए? नहीं, देखिए रूबिका जी, ये डराने की कोशिश नहीं है, ये हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है। और वाकई खतरा पैदा हुआ है। खतरा इसलिए पैदा हुआ है 2024 से पहले इस देश में जितना काम भारतीय मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, मुझे नहीं लगता है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके भला के लिए किसी ने किया। उनको वोट बैंक और एक जानवर की तरह उनको वोट बैंक के तौर पर बाकी पार्टियां उनको यूज करती रहीं। लेकिन जितने भी बेनिफिट के चीज़ें थे, बेनिफिशियरी के तौर पर यदि आप देखेंगे कि 14% मुसलमान और 33% और 34% बेनिफिशियरी जो है वो मुस्लिम रहा। लेकिन मेरे पास से पूरे देश भर के आंकड़े हैं कि भारतीय मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी वोट नहीं किया है। ये हो सकता है कि वो अब एक तर्क दिया जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस समय हिंदू मुस्लिम किया तो ऐसे में कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात तब आई जब फर्स्ट पेज में भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि वोट जिहाद की तैयारी हो गई है इस देश में। और तब जो 2024 का जो चुनाव आया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आंखें खोलने वाला है और उन पार्टियों के लिए, इनके लिए भी आंखें खोलने वाला है जो एक लिबरल भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग बढ़ रहे थे। इसलिए हिंदुओं को एकजुट करना एक बहुत आवश्यक हो गया है। एक सवाल, ठीक है, हिंदुओं को एकजुट किया आपने, मैं समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि वहां पर मुसलमानों को डराने की राजनीति हो रही है, उनको एकजुट करने की राजनीति हो, मैं समझ रही हूँ। अब मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए। आज तक जितनी भी सरकारें आई है वो मुसलमानों को बड़ा पपोल कर रखती थी, जैसे कहते हैं ना, गोद में उठा कर रखती थी और काम कुछ नहीं करती थी। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप काम तो करते हैं लेकिन मुसलमानों को पपोल नहीं पाते हैं। पपोलने का मतलब यह है कि आपके मन से ये नहीं सुना जाता है कि हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमानों से हमें प्रेम है, मुसलमान हमें वोट दे कि ना दे, हम उनके साथ हैं क्योंकि वो भारत का एक हिस्सा है। जबकि उल्टा हो जाता, लड़ाई 80 बनाम 20 की हो जाती है और शायद इसीलिए मुसलमान आपको वोट नहीं करता है। इस पर मैं 30 सेकंड में संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहती हूँ और प्रदीप भंडारी यही सवाल आपसे भी है मेरा जवाब। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाकर के कहा कि हमारा डीएनए एक है, तब भी मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयंसेवक होते हुए भी मैं इसके खिलाफ था। मैं खुल करके कहता हूँ, मैं तब भी इसको स्वीकार नहीं करता था। नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की बात की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सब मानते हैं कि वो इस देश में पाकिस्तान विभाजन का केंद्र था, वहाँ भी प्रधानमंत्री गए। वो एक इनिशिएटिव ही था जहाँ आप इस देश में सियाओं का लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय, यही है उलेमा काउंसिल है ना, जो आज कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बंद कर दो, बैन कर दो। यही हुआ उलेमा काउंसिल है ना जिसने नहीं, अगर डीएनए एक ना हो, डीएनए अलग हो तो भी आपको क्या समस्या है भाई? है तो वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जी एक बहुत बड़ा स्टेप किया था, लेकिन मुसलमानों की तरफ से उनके बीच में छुड़ा घोपा गया
और आज ये एहसास बहुत आवाम से ठीक है संगीत रागी जी आप रुकिए। जबरदस्ती पूजा संगीत पद्धति रागी जी किसी की नहीं मानते। ओके, संगीत रागी जी आप रुकिए। एकजुट हो जाओ। संगीत रागी जी रुकिए। एक तो अनुराग भदौरिया सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर योजनाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से उल्टा वार हमारी पीठ पर हो रहा है। फला ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दो, फला लोगों को जो है रोक दो, ये कैसे चलेगा भाई? देखिए, किसकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पिछड़ों का सम्मान करते हैं ये? क्या दलितों का सम्मान करते हैं? क्या अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं? क्या पिछड़े अगड़ों का सम्मान करते हैं? क्या आधी आबादी जो देश में महिलाएं उनका सम्मान करते हैं? ये नहीं करते ना, इसलिए पीडीए आया। और जब पीडीए आया तो आपको हराया। जब पीडीए, रुकिए रागी जी रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए पीडीए आया। जब पीडीए आया तो आप 33 सीटों पर सिमट गए, हम 43 सीटों पे आए। तो हमें सभी ने वोट दिया ना, सभी समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया, आपको नहीं दिया वोट। आप सिर्फ मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको सिर्फ माने कहते हैं मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पिछड़ा भी हमें वोट दे रहा है, दलित भी हमें वोट दे रहा है, अल्पसंख्यक भी वोट दे रहा है, पिछड़े अगड़े भी दे रहे हैं, महिलाएं भी दे रही हैं। आपको कौन दे रहा है? क्योंकि आप नफरत राजनीति करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान ने आपको नकार दिया, 240 में समेट दिया, उत्तर प्रदेश में 33 में समेट दिया, 43 पे आगे सोचिए आप, हम 40% से ऊपर निकल गए वोट से, तो आप हार गए ना। हमें तो हिंदू भी वोट करता है, मुसलमान भी वोट करता है, अगड़ा भी वोट करता है, पिछड़ा भी वोट करता है, अल्पसंख्यक भी वोट कर रहा है। आपको कौन वोट कर रहा है जरा बता दीजिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपकी यह हालत की है। प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बने हैं, जो पिछले 50 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और इसीलिए अखिलेश यादव एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्लीज बीच में नहीं बोलिए। अब देखिए, बीच में बोलना चालू हो गए रूबिका जी। ना गलत बात। रूबिका जी, जब ये ना गलत बात, ये मतलब आपकी बात सुनी ना, बड़ा अच्छा लगा। बीच में कोई नहीं बोल याद दिला रहा हूँ। हाँ, नहीं आप बीच में याद दिला रहा हूँ, 240 हमें लेट्स मेंटेन द डेकोरम। आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्रदीप भंडारी बोलेंगे, उसके बाद आपको मैं मौका दे दूंगी ना 20 सेकंड का, बीच में नहीं बोलिएगा। ओके, ठीक है। रूबिका जी, सब हमें सब इसीलिए वोट कर रहे हैं, हर समाज वोट कर रहा है, इसीलिए तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो कोई देश का प्रधानमंत्री पिछले 50 साल में रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। और अखिलेश यादव को कोई इसीलिए नहीं वोट करता है क्योंकि तभी 2 बार से वो ट्राई कर चुके, अभी तक जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली है, एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले मोहित खान को अपनी पार्टी के अंदर रखते हैं। हम महिलाओं की बात करते हैं, ये एक महिला जहां महाराष्ट्र के अंदर है, महिलाओं को रिपोर्टेड माल, इंपोर्टेड माल, बकरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या दलित की बात करेंगे? हाँ, ये बाबा साहेब अंबेडकर का 50 साल तक इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को, ये की फोटो को ये अपने पैरों में रखते हैं। ये क्या बात करेंगे आदिवासियों की? हमने पहला राष्ट्रपति आदिवासी, हमने राष्ट्रपति आदिवासी दिया, इन लोगों ने उनका भी, द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान करा। ये पिछड़ों का, दलितों का, सबका अपमान करते हो। इनके शब्द से हिंदू नहीं प्रयोग किया। 2024 में 240 सीट हम लेके आए, जो कांग्रेस पार्टी 40 साल में एक बार नहीं लेके आई।